Hello students, in the living world chapter we have already covered the characteristics of living organism. Then we covered what is taxonomy and how taxonomy is different from systematics. Then we cover classification and then we cover nomenclature. Today we are going to cover taxonomical hierarchy. So what is taxonomical hierarchy? आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि जब हम ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये सब है क्या, ये कैटेगरीज हैं. और क्लासिफिकेशन में आपने क्या किया, एक ऑर्गेनिज्म को किसी कैटेगरी में डाला. तो जब किसी ऑर्गेनिज्म को किसी कैटेगरी में डाल रहे हो दैट इज क्लासिफिकेशन. तो इस जब हम किसी कैटेगरी को अरेंज करना शुरू करें तो दैट इज हायरार्की. और आप क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज को अरेंज कर रहे हो तो कम्प्लीटली मैं कहूँगी तो आपने क्या किया, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की किया. तो कैटेगरीज किस तरह से हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. तो इसे लर्न करने का तरीका, कीप, पोट, क्लीन और फैमिली, गेट. ये सीक्वेंस मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि एमसीक्यू में कई बार यही चीज़ आती है कि इसका सीक्वेंस कौन सा करेक्ट है. तो वो इसे शफल करेंगे और आपसे डायरेक्टली पूछेंगे कि कौन सा सीक्वेंस जो है वो करेक्ट रहेगा. हो सकता है कि किसी सीक्वेंस में हो सकता है उन्होंने, जैसे ये है कीप से क्या है आपका किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, then genus and last one is species. तो आपको हो सकता है उन्होंने सीक्वेंस पूछा है तो सीधे क्वेश्चन आएगा कि किंगडम के बाद उन्होंने दे दिया क्लास, फैमिली, स्पीशीज. ये सीक्वेंस सही रहेगा. लेकिन ये भी है कि उधर ध्यान से देखो कि कहीं उन्होंने करेक्ट सीक्वेंस ना, बीच की जो जो कैटेगरीज हैं वो भी ना दी हो कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर. तो क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करो तो प्लीज इसकी चारों के चारों ऑप्शंस पढ़े. ठीक है. तो इन्हीं कैटेगरीज को जब मैं अरेंज कर रही हूँ तो दिस ऑर्डर इज नीचे की तरफ जा रहा है तो दिस वन इज डिसेंडिंग ऑर्डर. तो अगर मैं इसे इस तरह से एरो करूंगी तो दिस वन इज असेंडिंग ऑर्डर. तो क्वेश्चन वहीं बदल जाएगा. इस कैटेगरीज दी हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इनको अरेंज करो, सब ये साइड में लिखते हैं. लेकिन ध्यान से देखो कि उन्होंने वहां पे डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है या असेंडिंग ऑर्डर पूछा है. तो उससे भी एमसीक्यू जो होता है वो गलत होने के चांसेस होते हैं. तो आप प्लीज जब भी ये क्वेश्चन आए तो पहले उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज साइड में लिखें, फिर आंसर अटेम्प्ट करें. तो आपने जब भी इन कैटेगरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है दैट इज हायरार्की और उसे क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने अभी यहाँ पे कितनी कैटेगरीज यूज की हैं, 7. और 7 कैटेगरीज रहती ही रहती हैं. तो हमने वर्ड यूज किया ऑब्लिगेट कैटेगरीज. ऑब्लिगेट कैटेगरीज वो हैं जो रहेंगी रहेंगी. हो सकता है जो दूसरी कैटेगरीज हैं दैट इज सब किंगडम, सब फाइलम, सुपर क्लास, सब क्लास, हम ये वर्ड्स भी यूज करते हैं. लेकिन वो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती किसी में. लेकिन ये 7 कैटेगरीज तो रहेंगी ही रहेंगी जिनको हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में डिनोट करेंगे ही करेंगे. कि जब भी आप उसकी डिटेल निकालोगे तो हो सकता है उसमें सब क्लास या सुपर ऑर्डर ये वर्ड यूज नहीं किए हो, लेकिन उसका किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज का नाम होगा ही होगा. तो दे आर ऑब्लिगेट कैटेगरीज. क्लियर. तो अभी यहाँ पे टैक्सोनॉमिकल सिस्टम देखा जाए तो अगर मैं देखूँ तो प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम के बाद हमारे पास क्या आया, डिवीजन, फिर क्या आई, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, देन क्या आ गया, स्पीशीज आ गया. तो दिस वन अगर मैं नीचे करूँ तो क्या, डिसेंडिंग, ऊपर कर रही हूँ तो असेंडिंग. अब यहाँ पे जो एमसीक्यू डिफरेंट है वो है प्लांट. अगर देखा जाए तो उस प्लांट किंगडम देखा जाए तो किंगडम के नीचे मैंने फाइलम वर्ड यूज नहीं किया, हमने वर्ड यूज किया है डिवीजन. तो इन एनिमल्स हम वर्ड क्या यूज करते हैं, कैटेगरी कौन सी यूज करते हैं, फाइलम. तो क्वेश्चन यही आता है कि बिलो किंगडम विच ऑब्लिगेट कैटेगरी इज प्रेजेंट इन एनिमल. तो एनिमल का केस होगा तो आप वर्ड यूज क्या करोगे, फाइलम. अगर प्लांट होगा तो आप वर्ड क्या यूज करोगे, डिवीजन. तो आपको जब भी एमसीक्यू करना है, ये भी हो सकता है क्वेश्चन घूम के आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि क्लास से ऊपर की कैटेगरी कौन सी है. इन द केस ऑफ एनिमल फाइलम और इन द केस ऑफ प्लांट दैट विल बी डिवीजन. तो वो यूज करते हैं टर्म डिवीजन इंस्टेड ऑफ
फाइलम। क्लियर? तो नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की का दूसरा नाम है लीनियर हायरार्की। रीजन, कोरलस लीनियस। ये जो हायरार्की दिया था कि किस तरह से कैटेगरीज को अरेंज करना है, ये कोरलस लीनियस ने दिया था। और कोरलस लीनियस ने आपको पता है कि कौन कौन से और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर उन्होंने दिया, सिस्टमैटिक्स टर्म उन्होंने दिया, उन्होंने सिस्टम एंड नेचुरल जो थी बुक लिखी थी। तो ये चीज़ें आपको इन्हीं जब ये लिख रहे हो तो वो पॉइंट्स दोबारा यहाँ में ऐड ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट जब हम टेक्सोनोमी पढ़ते हैं तो जो टर्म आती है दैट इज टेक्सोन। आपने टर्म पढ़ी है अभी तक कैटेगरी। तो कैटेगरीज में आपने पढ़ा कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर, दीज आर कैटेगरीज। लेकिन आप बुक में पढ़ोगे कि एक टेक्सोन है, तो टेक्सोन के ऊपर ही टर्म आई टेक्सोनोमी, है ना। तो टेक्सोनोमी में असल में टेक्सोन है क्या? आप देखो कि बर्ड्स, तो बर्ड्स में आपके डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स भी आ जाते हैं, ठीक है, फर्दर कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। अब अगर मैं कह रही हूँ इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स में भी फर्दर कैटेगरीज आ रही हैं, फर्दर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आ रहा है। तो हो सकता है कि फर्दर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे मैं कॉकरोच ले लूँ, फर्दर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में कोई भी इंसेक्ट्स में अगर मैं कहूँ प्रॉन्स ले लूँ, ठीक है। तो अगर ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को भी मैं क्या वर्ड यूज करूंगी? टेक्सोन टर्म यूज करूंगी। किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो है दैट इज कंसीडर्ड एज टेक्सोन। इसीलिए लिखा है इट्स अ ग्रुप ऑफ रियल ऑर्गेनिज्म कंटेन्ड इन एनी कैटेगरी। तो ये देखा जाए तो बर्ड्स की कैटेगरी जो होगी वो बेसिकली देखा जाए तो वो क्या है? एव्स। एव्स असल में एक क्या आ गई? क्लास। तो क्लास असल में क्या हो गई? कैटेगरी। क्लियर? और यहाँ पे एव्स, यहाँ मैं बर्ड्स वर्ड यूज कर रही हूँ, सारे दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है दैट इज कंसीडर्ड एज टेक्सोन। और जो आपने कैटेगरीज दी, ठीक है, दैट आर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये क्या रहेंगी? कैटेगरीज। इसके एक और एग्जांपल जैसे रेप्टाइल। रेप्टाइल एक टेक्सोन है, रेप्टीलिया जो है दैट इज अ कैटेगरी। और कौन सी कैटेगरी है? क्लास। तो हम अगर देखा जाए तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या यूनिट ऑफ कैटेगरीज जो हम कहते हैं वो क्या आएगा? बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, टेक्सोन वर्ड यूज किया जाता है क्योंकि ये सबसे बेसिक यूनिट है। आपके पास हो सकता है ऑप्शंस में क्या आएगा? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज फाइलम, सेकेंड इज क्लास, नेक्स्ट वन इज ऑर्डर, नेक्स्ट वन इज स्पीशीज। तो सबसे छोटी यूनिट क्या आ जाती है? स्पीशीज। तब आप आंसर क्या करेंगे? स्पीशीज। लेकिन यहीं पे अगर आपको ऑप्शन आए फाइलम, क्लास, ऑर्डर, स्पीशीज की जगह टेक्सोन आए तो आंसर इज टेक्सोन। और अगर एक और क्वेश्चन हो सकता है दैट इज फाइलम, स्पीशीज, ऑर्डर और एक आ जाता है टेक्सोन, तो आप फर्स्ट ऑप्शन रखेंगे टेक्सोन। तब आप स्पीशीज जो है उसे आंसर कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि जो टेक्सोन है बेसिकली आप कहते हो ग्रुप ऑफ रियल ऑर्गेनिज्म। तो स्पीशीज के फर्दर कैटेगरीज भी आती हैं, आपने वैरायटीज और सब स्पीशीज भी पढ़ी हैं, तो उनको भी आप टर्म क्या दे देते हो? टेक्सोन ही टर्म देते हो। तो टेक्सोन इज अ रियल ग्रुप ऑफ रियल ऑर्गेनिज्म कंटेन्ड इन एनी कैटेगरी। आप इसे नेक्स्ट इज आप इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ठीक है। और ये आप कैटेगरीज को भी टर्म क्या दे सकते हो? टेक्सोन दे सकते हो। तो कैटेगरीज का दूसरा नाम क्या आ जाता है? रैंक। तो कैटेगरी को एक और वर्ड यूज किया जाता है दैट इज रैंक। तो रैंक हो, कैटेगरी हो, उनको भी आप टर्म क्या दे रहे हो? टेक्स, क्योंकि ये भी एक ग्रुप ही है तो भी आप वर्ड क्या यूज कर रहे हो? टेक्सोन। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपके पास क्या आ जाती है? टेक्सोन आ जाती है। क्लियर? तो टेक्सोन कैटेगरी से अलग है। एमसीक्यू ध्यान से अटेम्प्ट करें। तो टेक्सोन इज अ प्लांट ग्रुप or animal group in a category and each taxon represent a unit of classification। ये NCERT की ही लाइन है। तो आप कह रहे हो कि इट्स अ डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी। मैंने पहले ही बोला कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप होता है। क्लियर? तो
अब आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टैक्सोन, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है थ्योरेटिकली, और एमसीक्यूज में तो ये आपको आराम से डिफरेंस दिखेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्सोन एंड कैटेगरी। तो नेक्स्ट हम एक एक करके कैटेगरीज को एक्सप्लेन करेंगे। आपने पढ़ी है, फर्स्ट आपने पढ़ी है किंगडम, फिर पढ़ी है फाइलम, फिर पढ़ा है क्लास, फिर पढ़ा है ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। लोएस्ट कैटेगरी आ जाती है आपके पास स्पीशीज, और हाईएस्ट कैटेगरी आपके पास आती है किंगडम। या तो यहाँ से पढ़ो या यहाँ से चालू कर दो। तो हम चालू करेंगे स्पीशीज से, चालू करेंगे जो कि बेसिक यूनिट है, ठीक है। तो अगर टैक्सोन टर्म नहीं है तो आप स्पीशीज को ही क्या करोगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन टर्म यूज करते हो। तो स्पीशीज अगर देखा जाए तो स्पीशीज, अगर मैं कहूँ कि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ तो मैं कैसे कहूँगी कि नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो सामने ह्यूमन बीइंग है, तो मैं उसे माइक्रोस्कोप के अंदर तो देखने नहीं जा रही हूँ, ठीक है। तो मैं उसे क्या देख रही हूँ कि हाँ उसकी भी 2 आंखें हैं, बॉडी के ऊपर उसके भी हेयर्स प्रेजेंट हैं। तो बेसिकली जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो आप देखने से पता लगा लो, तो वो कैरेक्टरिस्टिक अगर सिमिलर है तो आप उसे क्या कहते हैं, स्पीशीज। तो स्पीशीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी वो क्या शो करते हैं, फंडामेंटल सिमिलरिटीज शो करते हैं। तो उनमें आप 2 स्पीशीज को अलग कैसे कर सकते हो, उनकी मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये ह्यूमन बीइंग की स्पीशीज है, ये डॉग की स्पीशीज है, कैसे, क्योंकि उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक से आप डिस्टिंक्ट कर सकते हो कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो स्पीशीज बेसिकली, स्पीशीज के ना टर्म दी तो जॉन रे ने थी, लेकिन स्पीशीज हर एक साइंटिस्ट अलग अलग अपने टर्म देता है। तो फर्स्ट आ जाते हैं आपके पास, पहले ये कवर करें कि स्पीशीज टर्म दी किसने थी। तो स्पीशीज टर्म आपको दी थी जॉन रे ने दी थी, और उन्होंने जो बुक लिखी थी दैट वाज हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये ऑलरेडी हम जब साइंटिस्ट कवर कर रहे थे, क्लासिफिकेशन टॉपिक कवर कर रही थी, तब मैंने एक्सप्लेन किया था कि जॉन रे ने साइंटिस्ट ने जो स्पीशीज टर्म दी थी, कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज और टर्म स्पीशीज जो थी वो जॉन रे ने, ये लास्ट ईयर के ही क्वेश्चंस में आया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ, अब ये अलग अलग कंसेप्ट, जैसे साइंटिस्ट ने किस तरह से स्पीशीज को एक्सप्लेन किया है, तो उस बेसिस पे आपके बायोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट, तो ये आपको आना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज ऐसे ही पूछे जाते हैं, बायोलॉजिकल कंसेप्ट किसने दिया और उनके अकॉर्डिंग एक्सेप्शन क्या थी। जहाँ पे ज़रूरी होगी वो एक्सप्लेन होगी, जहाँ पे नहीं ज़रूरी तो वो बेसिकली उनका कंसेप्ट किस बेसिस पे था वही आएगा। तो फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल कंसेप्ट। तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट जिन्होंने दिया था दैट इज अर्नस्ट मेयर। ये आप जब भी स्पीशीज की टर्म पढ़ते हो छोटे होते से, तभी आप पढ़ते हो कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने ही मेंबर्स के साथ क्या करता है, इंटरब्रीड करता है। ह्यूमन बीइंग के साथ ही ब्रीडिंग शो करेगा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। कैट के साथ ही करेगा, डॉग कैट के साथ कोई भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो विद इन मेंबर्स को ही के साथ ही रिप्रोड्यूस करता है। तो स्पीशीज वो होती है जो अपने ही मेंबर्स के साथ क्या शो करे, ब्रीडिंग शो, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है। लेकिन ऑफस्प्रिंग जो होना चाहिए वो बेसिकली क्या होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए। इसका मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, स्पीशीज है, उसके पेरेंट बॉडी है, तो अगर उनसे कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, दैट ऑफस्प्रिंग शुड बी फर्टाइल। अगर वो ऑफस्प्रिंग फर्टाइल नहीं है तो वो स्पीशीज जो है उसे टर्म नहीं दी जाएगी। ये उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था अर्नस्ट मेयर ने। अब इनकी डेफिनेशन को इनकम्प्लीट क्यों माना गया, तो ये जो है ये एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चन दिखेगा कि अर्नस्ट मेयर की जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट जो उन्होंने स्पीशीज का दिया था उसकी क्या क्या एक्सेप्शंस थी। तो फर्स्ट उन्होंने क्या कहा कि वो ब्रीड करें, इसका मतलब वो क्या शो करेंगे, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या किस में आ रही है, विद इन मेंबर, विद इन मेंबर आ रही है, और ऑफस्प्रिंग मेरे पास क्या होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए। तो जब भी ये रिप्रोडक्शन बेसिकली जो उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया, जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहे थे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म शो कर रहे थे वही फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट किस पे ले लिया, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म।
बल्कि ये कंसेप्ट जो है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं हो पाए, इसीलिए अर्नस्ट मेयर की जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट स्पीशीज का था वो इनकम्प्लीट माना गया। तो फर्स्ट एक्सेप्शन आती है कि उन्होंने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि वो तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ही नहीं करते, तो आप कैसे कह सकते हो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने एक्सेप्शन जो थी, ये बेटा आपको क्वेश्चन आएगा कि हाँ किसको किसके साथ क्रॉस किया गया है, तो फर्स्ट आएगा टाइगोन। टाइगोन जो था, आपने टाइगर और लाइन का जो है वो क्रॉस किया गया है। नेक्स्ट लाइगर, दैट इज लाइन एंड टाइगर। म्यूल, दैट इज डंकी एंड हॉर्स। फीमेल हॉर्स, यहाँ पे आप ध्यान रखें कि फीमेल हॉर्स है और आप इसे मेयर भी कहते हैं। अच्छा, दिस साइन इज फॉर फीमेल एंड दिस इज फॉर मेल। तो फीमेल हॉर्स का दूसरा नाम क्या, जो वर्ड यूज किया गया है वो मेयर यूज किया है। तो आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन यही आएगा कि जो म्यूल है वो किसका क्रॉस है। दैट फर्स्ट वन इज डंकी, मेल डंकी, फीमेल हॉर्स, और फीमेल हॉर्स का नाम क्या आ जाता है, मेयर भी कहते हैं। सेकंड आपके पास आ जाती है हिनी, वहाँ पे मेल हॉर्स एंड फीमेल डंकी को क्रॉस किया गया है। तो आपका टाइगर है, दैट इज मेल टाइगर, फीमेल लाइन। लाइगोन देखा जाए मेल लाइन, फीमेल टाइगर। म्यूल देखा जाए तो मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स, दैट इज मेल। क्लियर। तो एमसीक्यू इसके ऊपर तो आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, नेक्स्ट आपको इस पे भी एमसीक्यू दिखेंगे। तो आपको ये जो एक्सेप्शंस होंगी ये आपको लर्न करनी होंगी, क्योंकि आपको यही मेन एक्सेप्शंस क्यों मानी गई, क्योंकि इसका अगर क्रॉस देखा जाए तो इसका क्रॉस करके जो ऑफस्प्रिंग बना वो बना फर्टाइल। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्रोजनी, प्रोजनी मतलब कि ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग जो बना वो क्या है, फर्टाइल है। मगर इन द केस ऑफ म्यूल एंड हिनी जो ऑफस्प्रिंग थे दे वर स्टेराइल, स्टेराइल मतलब कि इनफर्टाइल, वो ऑफस्प्रिंग जो थे फर्दर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। तो ये एक्सेप्शन बनती है अर्नस्ट मेयर की बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिखाई देंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। क्लियर। तो नेक्स्ट आता है स्टैटिक कंसेप्ट। स्टैटिक कंसेप्ट आपने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन पढ़ी। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में आपने सीधे पढ़ा कि भैया स्पीशीज में कोई चेंजेस आती नहीं है, वेरिएशंस नहीं आ रही है। तो ये बेसिकली किसने दिया था, कॉरलस लीनियस ने दिया। उन्होंने बोला स्पीशीज क्या है, अनचेंजेबल है। अनचेंजेबल है तो इसका मतलब वो क्या कंसेप्ट दे रहे हैं, स्टैटिक कंसेप्ट दे रहे हैं हमें। नेक्स्ट अगर देखा, नेक्स्ट है डायनेमिक कंसेप्ट। डायनेमिक कंसेप्ट आपने देखा जाए तो डायनेमिक कंसेप्ट दिया था लेमार्क ने। डायनेमिक मतलब कि चेंज, तो ये इनका बेसिकली क्या है कि स्पीशीज ऑलवेज क्या करती हैं, चेंज। यूज एंड डिसयूज थ्योरी लेमार्क नहीं दी थी, ये ऑर्गन यूज हो रहा है तो ये डेवलप होगा, दूसरा ऑर्गन यूज नहीं हो रहा तो उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी। आपने डार्विन थ्योरी, लेमार्क थ्योरी एवोल्यूशन चैप्टर में 10th में पढ़ा था, तो ये वही है। तो लेमार्क ने दिया था डायनेमिक कंसेप्ट। उन्होंने बोला था कि स्पीशीज क्या शो करती हैं, चेंजेस शो करती हैं। अगर स्पीशीज चेंजेस शो कर रही हैं तो दे शो एवोल्यूशन। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट। जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन थी उसी में मैंने कहा था कि उन्होंने टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट को यूज किया। टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट क्या है कि दिस वन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस वन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये उसने स्पीशीज ली और इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक कॉमन थी। ठीक है, मान लिया जाए ये उसमें कैरेक्टरिस्टिक थी, ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो किसी और ग्रुप में भी देखी जाए तो वही कैरेक्टरिस्टिक दूसरे ग्रुप में भी पड़ी है। तो उन्होंने एक कैरेक्टर के बेसिस पे किसी ऑर्गेनिज्म को स्पीशीज डिफाइन कर दिया। जब हम कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में कॉमन ही होंगी, और कैरेक्टरिस्टिक का नंबर भी क्या लिया, कम लिया। आर्टिफिशियल में नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या ले रहे थे, हम कम ले रहे थे। तो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जब कम ली जाए और हर एक ग्रुप में वो पाई जाए, दैट कंसेप्ट इज नोन एज टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट। तो ये एरिस्टोटल, प्लेटो ने वही आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में ही पढ़ाया था कि टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट भी कौन कंसीडर करता है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंडर ही आता है। तो नेक्स्ट आपके पास आता है, ये है आपकी एनसीईआरटी का स्पीशीज की एक्सप्लेनेशन। तो ये आपने पढ़ा कि स्पीशीज में ये
क्या क्या कंसेप्ट्स आए हैं। नेक्स्ट कि स्पीशीज में कुछ एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी कवर करती है और उसी पे आपको नीट में क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल आएगी मैंगीफेरा इंडिका, नेक्स्ट वन इज सोलेनम ट्यूबरोसम दैट इज पोटैटो, नेक्स्ट वन इज पैंथेरा लियो दैट इज लाइम। तो मैंगीफेरा इंडिका मैंगो, तो आपने ये पढ़ा है, इट्स नोमेनक्लेचर में पढ़ा था, साइंटिफिक नेम मैंगो का है, दिस वन इज जीनस एंड दिस वन इज स्पेसिफिक एपिथेट। This one Solanum is genus and generic name and Tuberosum is specific epithet. Panthera is genus and Leo is specific epithet. यही पढ़ा है। तो बेसिकली आपका Tuberosum एक क्या आ गई, स्पीशीज आ गई, लियो क्या आ गई, एक स्पीशीज आ गई, इंडिका असल में क्या आ गई है, स्पीशीज आ गई है। तो वही कह रहे हैं कि फर्स्ट नेम तो आपको पता है जेनेरिक नेम होता है, लेकिन सेकंड नेम जो है दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट दैट डिनोट्स स्पीशीज। तो ये भी क्वेश्चन आया है कि मैंगीफेरा इंडिका में स्पेसिफिक एपिथेट क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम में स्पेसिफिक, बहुत सिंपल क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो वो कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास अगर देखा जाए तो दिस वन सोलेनम, मैंगीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा असल में क्या आ गए, जेनेरा आ गए, क्लियर। तो अब वो बोल रहे हैं कि ये देखो जेनेरा है, एक जेनेरा में कंसीडर फर्स्ट जेनेरा आप देखो पैंथेरा, पैंथेरा में आप देखो तो एक आ गया आपके पास पार्डस, एक आ गया आपके पास लियो, ठीक है, और एक आ गया आपके पास टाइग्रिस। तो टाइग्रिस भी आपके पास क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट। पार्डस जो है दैट इज लेपर्ड, लेपर्ड के लिए वो भी क्या आ गया आपके पास, स्पेसिफिक एपिथेट। लाइन, लियो, पैंथेरा लियो, वो भी आपके पास क्या आ गया, लाइन। तो लियो जो है वो भी क्या आ गया, स्पेसिफिक एपिथेट। तो इसका मतलब ये एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट, और पैंथेरा सिर्फ एक ही जीनस। तो इट्स पॉसिबल कि एक जीनस के अंदर बहुत सारी हमारे पास मोर देन वन क्या हो सकती है, स्पीशीज हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि एक जीनस के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पीशीज हो। ये क्वेश्चन आता है लाइन करेक्ट और इनकरेक्ट। तो आपको वो ध्यान रखना है कि हो सकता है कि एक जीनस में एक और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट हो, और उसकी सबसे कॉमन एग्जांपल जो आपसे पूछी जाती है दैट इज पैंथेरा। तो पैंथेरा इज वो कह रहा है कि पैंथेरा जो है उसमें आपको पता है कि अनदर स्पेसिफिक एपिथेट भी हैं, वन इज पार्डस, लियो और टाइग्रिस। और वहीं पे आपका अगर सोलेनम भी देखा जाए तो सोलेनम में एक तो आपने क्या पढ़ा है, ट्यूबरोसम, सेकंड आपने क्या पढ़ा है, निग्रम, और थर्ड जो होगा दैट इज मेलोनगेना। अब बच्चों ने तो अच्छे से कर लिया कि सोलेनम के अंदर क्या आ गया, एक आ गया मेरे पास ट्यूबरोसम, एक मेरे पास आ गया, नेक्स्ट वन इज निग्रम, नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो मेरे पास आ गया मेलोनगेना। मैं कंप्लीट नहीं लिख रही हूं। तो ट्यूबरोसम स्पीशीज एक सोलेनम के अंदर, तो 3 स्पेसिफिक एपिथेट आ रहे हैं, ठीक है। तो इतना सबने लर्न किया, पैंथेरा को भी बहुत अच्छे से लर्न किया, इसको भी सोलेनम को बहुत अच्छे से लर्न किया। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आया कि मेलोनगेना होता क्या है, सोलेनम मेलोनगेना किसका नाम है, दैट इज एग प्लांट। एग प्लांट का दूसरा नाम क्या है, मेलोनगेना है। तो मुझे आप नेक्स्ट क्लास में या ग्रुप में बताएंगे कि सोलेनम निग्रम क्या है, और यही मैं पेपर में भी क्वेश्चन डालूंगी कि सोलेनम निग्रम क्या है, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेलोनगेना क्या है, निग्रम क्या है, पैंथेरा लियो क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस क्या है, पैंथेरा पार्डस क्या है, ठीक है। लेपर्ड, पैंथेरा पार्डस इज लेपर्ड। तो आपके ब्रैकेट में जो भी नाम दिए उनके कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, वहाँ पे साइंटिफिक नेम दिया है, साइंटिफिक नेम के साथ ही ब्रैकेट में उनका कॉमन नेम दिया है, या कॉमन नेम दिया तो ब्रैकेट में साइंटिफिक नेम दिया है। तो आपको वो दोनों चीज़ें जो एनसीईआरटी में जितना लिखा है वो आपको लर्न होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलीटिपिक स्पीशीज। नाउ मोनोटिपिक और पॉलीटिपिक, ये टर्म कैसे आई, मैंने कहा कि एक जीनस के अंदर एक स्पीशीज है, ठीक है, तो दैट इज मोनोटिपिक। लेकिन एक जीनस के अंदर हो सकता है मोर देन वन स्पीशीज है, तो दैट इज पॉलीटिपिक। तो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पॉलीटिपिक की टाइप क्या है। तो फर्स्ट पॉलीटिपिक की जो मेरे पास टाइप आती है दैट इज बायोटाइप।
बायोटाइप में मैं एग्जाम्पल से पीछे की तरफ मुड़ूंगी। फर्स्ट वन कॉलीफ्लावर, कैबेज। कॉलीफ्लावर और कैबेज आपने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पढ़ा होगा, ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जब आपने 10th में एवोल्यूशन पढ़ा है तो वहाँ पे आपने आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बेसिस पे आपने पढ़ा कि इसका लीफ को डेवलप किया, बड को डेवलप किया, कॉलीफ्लावर से ये ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया, प्लांट फॉर्म हुआ, ठीक है। तो ये सारी की सारी एक ही स्पीशीज से डेवलप हुए। तो अब देखो सेम स्पीशीज है, ठीक है, एक ही इन्वायरमेंट में रह रही है, सेम इन्वायरमेंट में पैदा हो रही है, ठीक है, लेकिन उनका जेनेटिकली वो क्या है, डिफरेंट है। जेनेटिकली डिफरेंट है तो क्या कैबेज और कॉलीफ्लावर और कैबेज का क्रॉस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। कॉलीफ्लावर को ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी, कैबेज का ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपने कोई हाइब्रिड फॉर्म नहीं किया है, क्लियर? तो ये जो है दे आर इनफर्टाइल, इसके मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ब्रीड नहीं करते, दे आर नॉट इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ। तो मेंबर्स सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, सेम ही इन्वायरमेंटल कंडीशन में रह रहे हैं, जेनेटिकली डिफरेंस है लेकिन ज़्यादा नहीं है, जेनेटिकली डिफरेंस है लेकिन वो उनके जो मेंबर हैं वो ब्रीड एक दूसरे के साथ नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पे इकोटाइप में देखो तो सेम स्पीशीज है, यहाँ पे इन्वायरमेंट क्या आ गया, डिफरेंट। ये बायोटाइप और इकोटाइप एक दूसरे से अलग कैसे है कि डिफरेंट स्पीशीज है, तो ये एक दूसरे से अलग कैसे है? इकोटाइप वो है कि स्पीशीज सेम है लेकिन इन्वायरमेंट क्या है, डिफरेंट। इसका मतलब एक ही स्पीशीज है, डिफरेंट इन्वायरमेंट में, डिफरेंट एरिया में रह रही है, इस एरिया में रह रही है, ये इस एरिया में रह रही है, क्लियर? तो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में रह रही है लेकिन वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरब्रीड नहीं कर सकते थे लेकिन यहाँ पे इंटरब्रीड कर सकते हैं ना। इंटरब्रीड कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि उनमें क्या है, जियोग्राफिकल बैरियर। हो सकता है यहाँ नदी फ्लो कर रही है, ये स्पीशीज यहाँ आ ही नहीं सकती, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। कल को इनमें डेवलपमेंट होगी तो हो सकता है बिल्कुल ही अलग स्पीशीज ही बन जाए बहुत सालों के बाद। लेकिन फॉर दिस मोमेंट ये सेम ही मेंबर की एक ही स्पीशीज की टाइप है जो कि डिफरेंट इन्वायरमेंट में रह रही हैं विद सम जेनेटिकल डिफरेंस, लेकिन वो ब्रीड भी कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत सालों के बाद। जब इन्वायरमेंटल चेंजेस इधर कुछ और आ रही हैं, कुछ और यहाँ पे कुछ और आ रही हैं और वो बहुत सारी एडेप्टेशन शो करेगा, तब ये इंटरब्रीड नहीं कर सकती, तब तो ये बिल्कुल ही अलग स्पीशीज बन जाएंगी। लेकिन अभी के लिए अगर देखा जाए तो आज ये इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर ये बैरियर क्रॉस हो जाए तो ये मेंबर इस मेंबर के साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है, बल्कि यहाँ पे ये मेंबर इस मेंबर के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। तो इको स्पीशीज भी इसमें क्या है, वन और मोर इकोटाइप, एक से ज़्यादा इकोटाइप। तो बेसिकली ये इकोटाइप को ही एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है इकेड्स और इकोफिन। तो ये एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है कि इकेड्स और इकोफिन क्या होते हैं। यहाँ पे देखो दे आर जेनेटिकली नॉन जेनेटिकल वेरिएशन, इसका मतलब जीन्स सेम है, जीन्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम स्पीशीज है हैविंग सम नॉन जेनेटिकल वेरिएशन, कोई जेनेटिकल, लेकिन वेरिएशन आ क्यों रही है, इन्वायरमेंट की वजह से आ रही है। यहाँ पे कुछ और है, हो सकता है कि ये एरिया है, ये एरिया है, यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन कुछ और है, इस जगह पे इन्वायरमेंटल कंडीशन कुछ और है। तो इस ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे प्लांट इस तरह से ग्रो कर रहा है, तो हो सकता है वहाँ पे प्लांट एकदम वेरिएशन शो कर रहा है और उसके लीफ एकदम स्पाइनी से हैं। तो दिस वन जीन्स इनमें सेम है लेकिन यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट थी, तो उसने अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज किया, अदरवाइज जीन्स जो हैं वो क्या रही, सेम रही। तो दैट इज इकेड्स और इकोफिन। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन देखा गया है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं टर्म जो है कोरोलस लीनियस ने अगर स्पीशीज टर्म दी तो दैट इज लीनियन स्पीशीज। तो कोरोलस लीनियन ने जो स्पीशीज जब भी एक्सप्लेन की उन्होंने क्या कहा कि आप देखो, तो कोरोलस लीनियन ज्यादा क्या देख रहे थे, मॉर्फोलॉजी देख रहे थे। तो उन्होंने जो कंसेप्ट दिया वो बेसिकली किसके बेसिस पे दिया, सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी। तो उन्हें क्या कहेंगे, मॉर्फो स्पीशीज। और टेक्सोनॉमी टर्म दिया है तो टेक्सोनोमिक स्पीशीज। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लीनियन जो स्पीशीज हैं वो बेसिकली कौन सी हैं, मॉर्फो स्पीशीज हैं और टेक्सोनोमिक स्पीशीज है। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रो स्पीशीज और जॉर्डन स्पीशीज।
ये ऑप्शंस में दिखेगा, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पता हो इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, अदरवाइज ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये स्पीशीज वो होती है जिनमें वेरिएशन बहुत कम आती है। तो हमने जब रिप्रोडक्शन पढ़ा, हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक आता है एसेक्सुअल और एक आता है सेक्सुअल। तो सेक्सुअल वो होता है जिसमें वेरिएशन जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। एसेक्सुअल वो होता है जिसमें वेरिएशन जो होगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी। तो जॉर्डन स्पीशीज वो होती हैं जो यूजुअली रिप्रोड्यूस कैसे करती हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगी तो उनमें वेरिएशन भी क्या रहेंगी, कम रहेंगी। नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है सिबलिंग स्पीशीज और क्रिप्टिक स्पीशीज, आई थिंक स्पीशीज 2015 या इसके आसपास का ही क्वेश्चन है कि सिबलिंग स्पीशीज और क्रिप्टिक स्पीशीज क्या होती हैं। ये भी पूछा गया है कि सिबलिंग स्पीशीज का दूसरा नाम क्या है, दैट इज क्रिप्टिक स्पीशीज। तो ये स्पीशीज वो होती हैं जो मॉर्फोलॉजिकली क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी, लेकिन रिप्रोडक्टिवली वो क्या रहेंगी, आइसोलेटेड। इसका मतलब अगर देखा जाए तो उनमें आप जब उन्हें देखोगे कि ये मेंबर है, दोनों मेंबर एकदम सेम, दोनों कोई डिफरेंस नहीं है, मॉर्फोलॉजी एकदम क्या है, सेम है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को रिप्रोड्यूस करना चाहूँ तो वो रिप्रोडक्शन शो नहीं करेंगे, तो दे कैन नॉट इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ। तो सीधे एमसीक्यू अगर पूछना हो तो डायरेक्टली कैसे आएगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होती है, तो आपका सीधा आंसर कैन नॉट इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ। ये भी एमसीक्यू दिखेगा कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख सकता है कि सिबलिंग और क्रिप्टिक स्पीशीज में सिमिलैरिटी क्या है, तो वो क्या रहेंगे, मॉर्फोलॉजिकली क्या रहते हैं, सिमिलर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा कि उन्हें अगर देखा जाए तो अगर मैं मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे कैटेगरीज में डालती हूँ तो इसका मतलब वो टेक्सोनॉमी के बेसिस पे एक ही कैटेगरी में डाले गए हैं, तो टेक्सोनॉमिकली वो एक ही स्पीशीज है। लेकिन अगर मैं ब्रीडिंग तो शो कर ही नहीं रहा, तो बायोलॉजिकली वो स्पीशीज क्या हुई, डिफरेंट। तो बोलते हैं कि सिबलिंग स्पीशीज वो स्पीशीज है जो टेक्सोनॉमिकली देखा जाए, मॉर्फोलॉजिकली देखा जाए तो एक ही स्पीशीज है, लेकिन अगर मैं बायोलॉजिकली देखा जाए, क्योंकि वो इंटरब्रीड नहीं कर रही हैं, तो बायोलॉजिकली वो इंटरब्रीड नहीं कर रही, इसलिए वो डिफरेंट स्पीशीज है। तो यही इसीलिए लिखा है दे आर डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है एलोपैट्रिक स्पीशीज। ये आपने स्पेशिएशन टर्म जब पढ़ी थी एवोल्यूशन में 10th क्लास में, तब भी पढ़ा होगा एलोपैट्रिक स्पेशिएशन और सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन। तो एलोपैट्रिक स्पेशिएशन वो होती है जो स्पीशीज जो हैं वो कौन से एरिया में पाए जा रहे हैं, डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में पाए जा रहे हैं। जियोग्राफिकल इसका मतलब वो इधर इस एरिया में पाया जा रहा है और इस एरिया में पाया जा रहा है, बीच में क्या आ जा रहा है, बैरियर आ रहा है, तो दैट इज एलोपैट्रिक स्पीशीज। तो species found in different geographical region have geographical barrier between them, so that species are known as allopatриक species। geographical barrier क्या हो सकता है, oceans हो सकते हैं, hills हो सकते हैं, हिमालयन माउंटेन्स हो सकती हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है सिम्पैट्रिक स्पीशीज। तो सिम्पैट्रिक क्या है, सिम मतलब कि साथ में, ठीक है, तो वो जियोग्राफिकली सिमिलर एरिया में पाए जा रहे हैं। स्पीशीज जो हैं वो जियोग्राफिकली एक ही एरिया में है, एलोपैट्रिक डिफरेंट एरिया में थी। सिम्पैट्रिक वाली स्पीशीज जो थी वो सिमिलर जियोग्राफिकल एरिया में है, बट दे आर जेनेटिकली डिफरेंट। जेनेटिकली डिफरेंट है तो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड शो नहीं करेंगे। स्पेशिएशन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो स्पेशिएशन आपने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। तो इसका मतलब ये एक स्पीशीज थी, इससे दो टाइप की ऑर्गेनिज्म फॉर्म, इसमें वेरिएशन आने शुरू हुई, वेरिएशन आने शुरू हुई, ये एक बना और ये एक दूसरा बन गया। ये दूसरा बन गया। क्लियर। तो ये दोनों एक ही जगह पे रह रहे हैं, ठीक है। जेनेटिकली जीन्स अगर चेक करूं तो दोनों की सेम है, डिफरेंट है, इसी कारण ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड शो नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज सिम्पैट्रिक स्पीशीज। तो सिम्पैट्रिक विद टाइम ये और आगे रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये एक न्यू स्पीशीज बन जाएगी, ये अपने ही मेंबर्स के साथ रिप्रोड्यूस करेंगे, ये एक और न्यू स्पीशीज फॉर्म हो जाएगी। तो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, दैट इज स्पेशिएशन।
तो जो स्पीशीज होंगी उन्हें क्या टर्म दे रहे हो, सिम्पेट्रिक स्पीशीज टर्म. नेक्स्ट इज एलोक्रॉनिक स्पीशीज, सिंक्रोनिक स्पीशीज. एलो अगर देखा जाए तो वर्ड क्या है, डिफरेंट. क्लियर. तो मैंने यहाँ पे एलोपैट्रिक वर्ड यूज किया था तो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया यूज किया था. सिम्पैट्रिक तो सेम जियोग्राफिकल वर्ड यूज किया. एलोक्रॉनिक, क्रॉनिक मैं यूज कर रही हूँ तो सेम. एलो मतलब कि डिफरेंट, क्रॉनिक मतलब कि टाइम. तो डिफरेंट टाइम पे जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जैसे जब मैन आया, ह्यूमन बीइंग डेवलप हुए, जब इन्वायरमेंट ये अर्थ पे ह्यूमन बीइंग आए, उनकी एवोल्यूशन हो रही थी, उस टाइम में डायनासोर्स नहीं थे. इसका मतलब इनका डेवलपमेंट पीरियड अलग था, इनका डेवलपमेंट पीरियड अलग है. ठीक है. तो दे आर नोन एज एलोक्रॉनिक स्पीशीज. सिंक्रोनिक स्पीशीज वो हैं जो एक ही एरा, एक ही टाइम पे जो थी वो डेवलप हुई. तो दे आर नोन एज सिंक्रोनिक स्पीशीज. नेक्स्ट वन इज पैलियो स्पीशीज. आज आर्कियोप्टेरिक्स आपने पढ़ा, फॉसिल्स पढ़े. ठीक है. ऐसी स्पीशीज जो हम सिर्फ फॉसिल्स के थ्रू पढ़ पाते हैं, अभी वो प्रेजेंट नहीं है तो उनको एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. तो और स्टडी किस में कर रहे हैं, फॉसिल्स. एग्जाम्पल क्या आ गया, डायनासोर्स. दे आर नोन एज पैलियो स्पीशीज. नेक्स्ट इज नियोन्टोलॉजिकल स्पीशीज, जो आज प्रेजेंट है, जो स्पीशीज अभी देख रहे हो. जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिन्हें आप फॉसिल्स दे रहे हो, दैट इज पैलियो. लेकिन अभी की जो स्पीशीज हैं, दे आर नियोन्टोलॉजिकल स्पीशीज. तो ये हमारी डिटेल रही स्पीशीज के लिए. तो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर. तो नेक्स्ट कैटेगरीज जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. अभी तक के लिए इतना ही. दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे. थैंक यू.